Was he a mad ruler? He a mixture of opposites in character, in personality, या फिर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वाज ही बिलीव्ड इन रिलीजन या वाज ही डिड नॉट बिलीव्ड इन रिलीजन, है ना, ही डिड नॉट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये देखने का प्रयास करेंगे कि वह जो है विश्वास करता था कि नहीं करता था, वह धर्म में विश्वास करता था या अधर्मी था, उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था या फिर उसके व्यक्तित्व में जो है पागलपन का अंश था, या ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इसके जो इसका आधार है, इट वाज बेस्ड ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को लेकर के है। तो पहला जो प्रश्न अगर हम उठाते हैं और ये देखते हैं कि जैसे उलमाओं के उन्होंने देखा था कि उलमा जो क्लास था, जो शरअ की व्याख्या करने में माहिर था, उनके द्वारा यह मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ब्लेम किया गया है कि वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम में विश्वास करने वाला नहीं था, वह धर्मान नहीं था, बल्कि वह अधर्मी था। एक तरीके से उसने इस्लाम के विरुद्ध जो है प्रचार किया और उस पर तमाम आरोप जो लगाए हैं उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं, बेसिकली वह बर्नी है और इसामी है। बर्नी जिसने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी और इसामी जिसने फुतूह सलातिन लिखी थी। और इनका ये आरोप है कि जो है उसने जो है सूफियों को का अनादर किया और इस्लाम धर्म की जगह उसने अन्य दूसरे धर्मों को प्रोटेक्शन दिया, प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया। तो इस दृष्टि से या अगर हम देखते हैं तो ये इसका एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि इब्न बतूता हु केम इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक पीरियड। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता जो साउथ अफ्रीका से भारत आया था, एंड ही रोट किताबुल रहला या रहला, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट अबाउट इट। जो इसके बारे में लिखता है कि जो है वह कोई शायद मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब वह प्रातः काल जो है नमाज कह सकते हैं कि अदा न करता हो। प्रत्येक दिन सुबह की नमाज के बाद वह दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद विचार विमर्श करता था, जिसमें केवल इस्लाम के ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायी भी उसमें भाग लिया करते थे। दूसरी बात उसमें ये भी हम लोग देखते हैं कि तमाम जो सोर्सेज हैं उसमें ये भी दिखाई पड़ता है कि जैन जो है धर्म का वह अनुयायी था और वह जो जैन जो योगी संत थे उनसे वह पर्सनली डिस्कस्ड किया करता था। जिन प्रभा सूरी ने तो जैन जो संत थे, जिन प्रभा सूरी, उनसे तो उसने विचार विमर्श रात तक किया था। और ये कहा जाता है, ये भी सोर्सेज मिलता है कि उसने 1000 जो काउज थी उसको उसने अन्य उपहार गिफ्ट के अलावा उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको गिफ्ट उपहार में दिया था। इसके अलावा राजशेखर और जिन प्रभा सूरी भी जैन विद्वान उसके शासन काल में संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। इसके अलावा ये भी हम लोग देखते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, जो है कि उसने कह सकते हैं कि एक तरीके से जो आपका हिंदुओं के फेस्टिवल में जो है शामिल हुआ था, होली का जो फेस्टिवल था मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसमें शामिल हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि वह हिंदुओं के होली के फेस्टिवल में भी शामिल हुआ था। जिन प्रभाशूरी और जो है जैन जिन प्रभाशूरी और राजशेखर जैसे
विद्वान भी उसके शासन काल में उनको संरक्षण मिला था। वह प्रारंभ इब्न बतूता लिखता है कि वह प्रातः काल की नमाज अदा करने के बाद से वह विभिन्न विषयों पर दार्शनिक विचार विमर्श करता था, जिसमें केवल इस्लाम के ही लोग नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी या नॉन इस्लाम्स के लोग भी उसके शासन काल में जो है शामिल होते हैं। इसके अलावा और जो प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, उसमें ये देखते हैं कि मेहदी हुसैन जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक या खलजी डायनेस्टी पे बहुत काम किया है, उन्होंने भी ये कुछ ऐसे फरमान का जिक्र किया है जिसमें ये दिखाई पड़ता है कि सुल्तान ने हिंदू परिवारों को भी धार्मिक अनुदान दिया हुआ था। और इसके अलावा जो है सुल्तानगढ़ी और कह सकते हैं कि एक कि आपका पलताना गुजरात में था और इसका शत्रुंजय और गिरनार के मंदिरों में भी हो गया था, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। और ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं कि शत्रुंजय मंदिर में उसने जैन संघ के नेता के साथ कुछ धार्मिक क्रियाकलाप भी मंदिर में किए थे, और उसने एक साधुओं के एक जो संत थे उनको ठहरने के लिए एक धर्मशाला, वस्त्री उपाश्रय भी जिसको बोलते हैं, के निर्माण करने का शाही मुहर लगा हुआ, स्टैंप लगा हुआ एक फरमान भी उसने जारी किया था। इसके अलावा बहिरागढ़ एक शिलालेख है, अभिलेख है, जिसमें सो द्वारा एक गोमठ यानी गायों के रहने का स्थान के निर्माण की भी वह घोषणा करता है। तो इस तरह से तमाम एविडेंसेज ऐसे हम देख रहे हैं कि मिलते हैं, जिसके द्वारा वह हिंदुओं के साथ साथ गैर जैन धर्म के अनुयायियों के साथ भी वह धार्मिक क्रियाकलाप करता है, उसने धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि वह साधुओं के ठहरने के लिए एक वस्त्री उपाश्रय भी बनाता है, और गायों के ठहरने के लिए भी गोमठ का भी निर्माण करने का आदेश देता है। यह एक ऐसा प्रमाण है। और सिक्के क्वाइंस जो है भी इस तरह के मिलते हैं कि और कि वह इस्लाम में भी आस्था अटूट रखता था। और सिर्फ इसलिए अगर ये कह सकते हैं कि बर्नी और इसामी जैसा इतिहासकार उसकी निंदा करता है, तो सिर्फ इसलिए कि इसामी के पिता राजधानी परिवर्तन के समय रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वह काफ़ी उनसे नाराज़ रहता था। और बर्नी जो है वो अंतर्द्वंद में रहता है, क्योंकि बर्नी बलवन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 इयर्स का शासनकाल का जिक्र करता है अपने किताब में। तो इसलिए जब वह प्रेजेंट में रहता है तो वह बर्नी की मोहम्मद बिन तुगलक की खूब प्रशंसा करता है, और जब वह पास्ट में जाता है तो उसकी खूब आलोचना करता है। तो यह खुद ही उसका व्यक्तित्व एक तरीके से अंतर्द्वंद का है, इसलिए उसकी इन बातों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी काम किया उसका आधार तर्क था। तर्क के ही आधार पर उसने सभी धर्मों के दर्शन का गहराई के साथ अध्ययन किया, क्योंकि वह साहित्य का, विज्ञान का, दर्शन का जो है बहुत अच्छा उसको नॉलेज था। ही वॉज वेरी लर्नड मुस्लिम्स रूलर्स इन दिल्ली सल्तनत। वह एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान जो है मुस्लिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में। इसलिए जो है उसके बारे में जो उसने ये कह करके आंखें बंद करके कि उलमाओं के द्वारा कि उनके अनुसार जो है कि इस्लाम या शरीयत पर आधारित शासन करना चाहिए, या दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में यानी हिंदुस्तान के देश को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना चाहिए। उनको जो प्रोटेक्शन, उनको जो सुविधाएं कि ही वाज नॉट बिलीव्ड इन कि जो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर जो है इक्वल। he always believed in कि he always believed in politics and religion, but he believed in कि religion and politics are two different subject, है ना। तो वो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात को कहता है कि ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि वह इस्लाम का अनुयायी नहीं रह गया था, इस्लाम का पालन नहीं रह गया था, इसका भी
खंडन होता है, क्योंकि इब्न बतूता बहुत ही क्लियरली लिखता है कि वह सुबह की नमाज अदा करने के बाद से विभिन्न विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, दार्शनिक विषयों पर सभी धर्म के अनुयायियों के साथ जो है डिस्कस्ड करता था। यही नहीं, ये भी प्रमाण मिलते हैं, चाहे वह शत्रुंजय मंदिर है, चाहे बहिरागढ़ अभिलेख है, जिसमें कि वह जैन संघ के साथ जो है वह जैन मंदिर में भी गया था, उनके साथ धार्मिक क्रियाकलाप भी संपन्न किया था, और साधुओं के ठहरने के लिए बस्त्री उपाश्रय भी बनाने का आदेश देता है। इसके अलावा जो है गायों के ठहरने के लिए गोमठ का भी निर्माण का आदेश देता है। यही नहीं, बहुत से जैन अनुयायी से एविडेंसेस मिलते हैं कि बहुत से जैन धर्म के अनुयायी जो थे मुस्लिम्स थे, और जो जैन में बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रोक टोक के, आसानी के पूरे उसमें जो है भ्रमण करते थे साम्राज्य में, और उसने इस पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। यही नहीं, वह पहला ऐसा मुस्लिम सुल्तान था जो हिंदुओं के होली के फेस्टिवल में वह उनके साथ होली खेलता था, उनके साथ जा कर के विचार विमर्श करता था। तो यह जो आरोप है बर्नी का, और यह कह सकते हैं कि शामी का, यह मूलतः कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसमें कोई तार्किक आधार नहीं है कि वह जो है धर्म विरोधी था, या धर्मी हो गया था, या इस्लाम को समाप्त करने पर तुला हुआ था। क्लियर? ओके 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 ओके। अब हम लोग के दूसरा टॉपिक जो इस पर आरोप लगाया जाता है, वह आरोप ये लगाया जाता है कि जो है वह एलिफिंस्टन पर्टिकुलर, जो एक तरीके से वेस्टर्न यूरोपियंस हिस्टोरियंस है, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि ही वाज ए मैड रूलर, है ना। वह जो है एक पागल सुल्तान था, और उसकी नीतियां इस तरह से थी, उसके कार्य इस तरह से थे, वह अपनी बातों पर जो है कह सकते हैं कि जो निर्णय लेता था उस पर वह अडिग नहीं रहता था, उसमें एक तरीके से अपने ही निर्णय को तत्काल वह बदल दिया करता था। तो उसके द्वारा किए गए, जैसे कि लोगों का तुरंत जो है गुस्से में लोगों की मर्डर का आदेश दे देना, लोगों की हत्या करा देना, ये सारे तथ्य सिद्ध करते हैं एल्फिंस्टन का यह जो आरोप है कि वह जो है इस कारण जो है कि उसके अंदर एक पागलपन का अंश था। जैसा कि एल्फिंस्टन लिखते हैं कि Elphinstone was the first historian who has blamed Muhammad bin Tughlaq that he had a touch of insanity of some degree. His views has been further supported by European writers like V.A. Smith and Howell, है ना? And Indian historian also S.R. Sharma also mentioned and he agreed कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक पागल सुल्तान था, पागलपन का एक अंश था, बट एंड इब्न बतूता एंड इशामी एंड बर्नी आल्सो जो है कह सकते हैं कि एग्री दैट व्यूज, but Ishwari Prasad and Gordon Brown and some other historians did not agree this point. ईश्वरी प्रसाद जो है लिखते हैं कि they describe him to be the most learned जो है and scholar personality who ever took that the throne of Delhi. A madman cannot be learned one. कि पहली बात कि एक पागल व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा और बुद्धि विवेक वाला नहीं हो सकता है, तार्किक नहीं हो सकता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर ये विचार थे कि वह इतनी अच्छी सोच रखता था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, साहित्य का, दर्शन का, विज्ञान का, ज्योतिष का वह जानकार था, सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। और सामान्य तौर पर
जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा होता है उसकी सोच कुछ अलग होती है और इस कारण लोग उसको सनकी और पागल जैसे संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो मुझे लगता है कि एलिफिंस्टन या एस.आर. शर्मा या बी.ए. स्मिथ जैसे हिस्टोरियंस ने अगर मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर यह ब्लेम किया तो इसके पीछे शायद यही कारण था कि उन्होंने उसके जो 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 विद्वता थी, जो पर्सनालिटी थी, जो ज्ञान था, उसके तहत उसको उसके देखने का प्रयास नहीं किया। गॉर्डन ब्राउन हैज ऑब्जर्व्ड इन दिस कनेक्शन that he was mad is a view of which contemporaries give no hint that he was a visionary यानी उसके पास एक विजन था, एक लक्ष्य था। इस कारण से वे इस तथ्य से जो है सहमत नहीं होते हैं। उनका ये कहीं से भी उनको ये नहीं लगता है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, इसलिए वह इस प्रकार की नीतियों को लागू करता था कि जो भी निर्णय लेने की क्षमता का जो उसके अंदर अभाव था, जो लोगों की हत्या का आदेश दे दिया करता था, या जो है सामान्य तौर से अलग, जैसे उसने जो भी प्रशासनिक योजनाएं बनाई आप लोगों ने देखा, चाहे वह राजधानी परिवर्तन हो, चाहे सिक्के की मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे आपकी कराचील और जो है खुरासान अभियान हो, या फिर दोआब में टैक्स वृद्धि हो, उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी वह नई नहीं थी। एशिया, चाइना, ईरान, इराक में इस तरह की योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन उसको सही तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको उसकी योजनाओं को उसके अधिकारियों के द्वारा, जनता के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए उसकी योजनाएं असफल हुई। और मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर जो ये अवगुण था, एक डीमेरिट था कि वह कंसंट्रेट नहीं किया अपने निर्णय को, तुरंत ही बदल दिया। तो निर्णय को बदलना अब कहीं से भी ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि यह एक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। योजनाओं को बनाना, एक नई प्लानिंग के तहत काम करना और जो है एक विजन के तहत काम करना कहीं से भी बुरा नहीं था। और व्यवहारिक रूप से मैंने बताया भी था कि जो है सैद्धांतिक रूप से ये सारी योजनाएं अच्छी भी थी, लेकिन प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक रूप में उसको लागू कर पाना थोड़ा संभव नहीं था। इस कारण से उसकी योजनाएं असफल हुई। लेकिन योजनाओं की असफलता के आधार पर, उसके निर्णय के आधार पर ये कहना कि जो है वह पागल था, कहीं से भी उचित जान नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो बर्नी जैसा व्यक्तित्व एक ये आरोप लगाता है कि बर्नी और इशामी की मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, है ना, उसके इन पर्सनालिटी की, उसके व्यक्तित्व में जो है विरोधी तत्वों का मिक्सर था। अगर हम इसको एनालाइज करें और पाए कि वाज ये मिक्सर अपोजिट, क्या यह सचमुच ऐसा था जैसा कि बर्नी और इशामी इस बात का जिक्र करते हैं और बी.ए. स्मिथ उसके एग्रीड होते हैं, उस पर सहमत होते हैं। बर्नी इस बारे में लिखते हैं कि जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक was that he was a mixture of opposites. Burney also referred to some conflicting habits of the Sultan. B.A. Smith writes, now withstanding that Muhammad bin Tughlaq was guilty of acts which the pen sneaks from recording, he had not only able, he was a mixture of opposites as Jahangir was in his later age. यानी बी.ए. स्मिथ जो है उसको उसके ऊपर जो ब्लेम करते हैं कि विरोधी तत्वों का मिश्रण था, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि आगे चल करके जहांगीर के व्यक्तित्व में भी यह गुण दिखाई पड़ता है। विरोधी तत्वों का या विपरीत तत्वों का मिश्रण था। विपरीत तत्वों का मिश्रण को ही आधार बनाकर पागल कहा गया। विपरीत तत्वों का मिश्रण से आशय यहाँ पर यही है कि हर एक निर्णय में विरोधाभास उसका होता था, कंट्राडिक्टरी होती थी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता था, वह अपने विचारों में संघर्ष करता था। और एक व्यक्ति
जो अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहता है, कभी कभी कहता है कि मुझे ये काम करना है, कभी कहता है मुझे ये काम नहीं करना है। वह डिसीजन लेता है मुझे कॉलेज जाना है, वह डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो इस तरह के अंतर्द्वंद, इस तरह के विचार जो थे, इसके आधार पर बर्नी और इशामी जैसे हिस्टोरियंस ने ये आरोप लगाने का प्रयास किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज दैट ही वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। Varni and Ishwari Prasad, Barney and Ishami agreed that, and B.A. Smith was also agree it, है ना? But Ishwari Prasad and K. Nizami and Mehdi Hussain and some other historians जो है did not agree this points, वे इससे सहमत नहीं हैं और वे इससे सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि ऐसा संभव नहीं था कि रामी जो है लिखते हैं कि जो है व्हेन बर्नी इज इन द प्रेजेंट ही हैज लव फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। निजामी लिखते हैं कि व्हेन बर्नी इज इन द प्रेजेंट ही हैज लव फॉर मोहम्मद बिन तुगलक, and when he is in the past he had nothing but जो है hated from him, है ना? कि बर्नी लिखता, ये लिखते हैं निजामी साहब कि बर्नी खुद जब प्रेजेंट में होता है यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब होता है तो उसकी प्रशंसा करता है, और जब वह पास्ट में होता है तो वो उसकी बुराई करता है, उससे नफरत करता है। यह बर्नी के लेखन में, बर्नी के व्यक्तित्व में खुद विरोधाभास है। और ऐसा जो है व्यक्ति जिसने स्पष्ट तौर पे बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मैंने प्रतिष्ठा और पद दोनों का उपभोग किया, उसके समान संरक्षक और उपकारी प्रशंसा का पात्र है। यह लगता है बर्नी जब वर्तमान में है तब इस बात है, लेकिन जब उसके पास, जब वह पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है, तो वह उससे केवल नफरत करता है। यह तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण न होकर के मोहम्मद बिन तुगलक के विचारों में ही कह सकते हैं कि असंगतता है, प्रतिद्वंद, अंतर्द्वंद है। तो इसलिए ये जो है बात भी कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ती है। मेहंदी हुसैन आल्सो राइट्स दैट ही वाज नॉट ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ही स्ट्रेस्ड that his contradictory qualities appeared at different stages of his career and they were specific. Hence, it would be wrong estimation to call him a mixture of opposites. तो ये सारे तथ्य ये सिद्ध करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक was not a mad ruler, not a mixture of opposites in personality, not a कह सकते हैं कि he believed in Islam and other spiritual life, and he also believed in some other religion. वह अन्य सभी धर्मों से वह प्रेम करता था। he loved him all religions, वह उनसे प्रेम करता था, मोहब्बत करता था, और जो उसकी योजनाएं थी, योजनाओं को आधार बना करके, उनकी असफलता को आधार बना करके उसके ऊपर यह ब्लेम किया गया जो कहीं से भी तार्किक प्रतीत नहीं होता है। यानी 3 कारण हमने उठाए, यह कि क्या वह विधर्मी था या अधर्मी था, या इस्लाम में विश्वास नहीं करने वाला था। दूसरा कि क्या उसके व्यक्तित्व में पागलपन का अंश था, वाज ही अ मैड रूलर। तीसरा कि क्या उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था, वाज ही अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट इन पर्सनालिटी, है ना? तो ये इतने फैक्ट जो थे, जो ब्लेम्स थे, एक्चुअल में ये ब्लेम लगाने वाले जो है बर्नी और इशामी है। इसामी के बारे में हमने जिक्र किया। इसामी जो कैपिटल जब ट्रांसफर कर रहा था
तो उस समय उस दौरान उसके फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए वह उससे नाराज रहता था और इस कारण जब वह फुतू उस सलातिन लिखता है तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की व्यक्तित्व का, उसकी नीतियों की तीखी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है ना। इसी तरह से बर्नी, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि जब वह प्रेजेंट में होता है तो वह कहता है कि उसके ही शासन काल में मैंने पद और सम्मान प्राप्त किए, हमें डिग्निटी मिली, हमें जो है कह सकते हैं कि एक जो है सम्मान मिला और वह बादशाह, ऐसा बादशाह प्रशंसा के पात्र है। यह बात वो लिखता है जब वह होता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उस इतिहास लिख रहा होता है। लेकिन जब वह पास्ट में होता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से इतर जब वह पास्ट में जाता है तो वह मोहम्मद बिन तुगलक से नफरत करता है। यानी उसके व्यक्तित्व में जो इतिहासकार खुद मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को अंतर्द्वंद से ग्रसित मानता है, उसका व्यक्तित्व खुद अंतर्द्वंद से ग्रसित है, खुद विरोधी तत्वों से मिश्रण से भरपूर है। वह व्यक्ति कैसे निष्पक्ष तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का एनालिसिस कर सकता है। तो ये दोनों ही हिस्टोरियंस ने इस बात को आधार बनाया था। और जहां तक यूरोपियन हिस्टोरियंस की बात है, चाहे वो एलिफिंस्टन हो, चाहे आपके ईवी हॉवेल हो, इनके जो विचार हैं वह अपने खुद के नहीं हैं, बल्कि इनके विचारों का जो आधार है वह इशामी और बर्नी है। इन बर्नी और इशामी के विचारों के, इनके लेखन के ही आधार पर इन लोगों ने अपने विचार बना लिए थे, है ना। इसमें इनके खुद के विचार नहीं थे। जैसा कि अगर अब ये देखते हैं तो गार्डनर ब्राउन भी यूरोपियंस था, इब्न बतूता साउथ अफ्रीका का था। लोगों ने तो मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। इब्न बतूता ही यह स्पष्ट तौर पे कहता है कि प्रातः काल में इस्लाम में वह अटूट आस्था रखता था। वह प्रातः काल की नमाज अदा करने के बाद धार्मिक विषयों पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ विचार विमर्श करता था। उसके जो भी विचार थे वह तर्क पर आधारित थे। वह धर्म के अंदर के जो दर्शन था उसके अंदर तक की गहराइयों तक वह जाना चाहता था, है ना। और यह कार्य उलमा वर्ग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह उनको राजनीति में, प्रशासन में प्रारंभिक तौर पर वह उनको महत्व नहीं देता है। यह चीज उनको स्वीकार्य नहीं होता है। इस कारण से उसको अधर्मी होने का या इस्लाम को समाप्त करने का या इस्लाम में विश्वास न करने का जैसा आरोप लगाया है। बट ये सभी तर्क बट ये सभी आरोप तर्क विहीन हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक न केवल इस्लाम में बल्कि अन्य दूसरे धर्म के अनुयायियों के बीच भी प्रेम के साथ वार्ता करता है। चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदुओं के साथ प्रेम की बात करता है। हिंदुओं के फेस्टिवल होली में एकमात्र मुसलमान है जो वो उनके फेस्टिवल में जाता है, उनसे प्रेम करता है, उनसे बात करता है। जिन प्रभा सूरी और राजशेखर से डिस्कस करता है, जिन प्रभा सूरी को अपना वह प्रेम देता है, वह उनके साथ जैन मंदिरों में जाता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है, जैन साधुओं को ठहरने के लिए बस्त्री उपाश्रय बनाता है, गायों को रहने के लिए गोमठ का निर्माण का आदेश देता है। ये चीज उल्मा वर्ग को, बर्नी को, इशामी को ग्रह्य नहीं था। इस कारण से उन्होंने उसके ऊपर विधर्मी होने का या अधर्मी होने का आरोप लगाया। विपरीत तत्वों के मिश्रण की भी बात हमने जिक्र की कि बर्नी खुद अंतर्द्वंद से ग्रसित है। ऐसे में उसके विचार कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं। जहां तक एलिफिंस्टन की बात है, पागलपन का अंश है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य सामान्य सुल्तानों से अलग थे। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वह एक विजनरी जो है रूलर था, वह लर्नेड था। इस कारण से उसके ऊपर एल्फिंस्टन तथा अन्य हिस्टोरियंस ने, जो यूरोपियंस हैं, आरोप लगाए हैं। लेकिन गार्डनर ब्राउन हो या के निजामी हो या मेहंदी हुसैन हो, इनके विचारों के आधार पर इस विचारधारा का पूरी तरह से खंडन किया जा सकता है कि वह जो है पागल नहीं था। एक पागल व्यक्ति
तार्किक सोच नहीं रख सकता है, उसके पास विजन नहीं हो सकता है, वह अत्यंत ही पढ़ा लिखा साहित्य, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हो सकता है। विजनरी लेस हो सकता है, वह विजनरी वाला शासक था, उसके पास लर्नेड था, ज्ञान था, पढ़ा लिखा विद्वत था, इस कारण से उसके ऊपर पागलपन जैसे अंश का आधार लगाया गया। तो न तो उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का मिश्रण था, न तो उसके व्यक्तित्व में पागलपन का अंश था, और न ही वह अधर्मी था या इस्लाम का समाप्त करने के बारे में वह सोचता था। हमने एनालिसिस के आपको बताने का प्रयास किया कि उसके व्यक्तित्व से संबंधित अगर यह प्रश्न आता है तो आपको इसको कैसे प्रूफ करना है, कैसे सिद्ध करना है कि he was not a mad ruler, he was not a mixture of opposite in personality, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बतानी। क्लियर हुआ बेटा? हाँ हाँ बोलिए। इसामी वॉज द हिस्टोरियन, वह एक इतिहासकार था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जो प्राइमरी सोर्सेज जिसने फुतुह उस सलातिन लिखी थी। ठीक है। बुरा मैंने बताया तो बेटा कि इसामी फुतुह सलातिन लिखा जब उसने कैपिटल ट्रांसफर किया था दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, तो रास्ते में उसके फादर की डेथ हो गई। इसलिए इसामी जो है मोहम्मद बिन तुगलक से काफी नाराज रहता था, इसलिए वह मोहम्मद बिन तुगलक की तीखी आलोचना करता है। और बर्नी आलोचना भी करता है, उसकी प्रशंसा भी करता है। जब बर्नी उसके शासन काल में होता है के बारे में लिख रहा होता है तो वह उसकी प्रशंसा करता है। बर्नी जब अतीत में रहता है यानी पास्ट में रहता है तो वह उसकी आलोचना करता है। यानी बर्नी के विचार खुद ही अंतर्द्वंद से ग्रसित है, विरोधी हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा? अच्छा, तो हम लोगों का ये थर्ड यूनिट जो है कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग इसके बाद फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे। अ, और आप लोग अटेंडेंस कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? हाँ बोलिए। नो 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 नो, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी एंड अलबरूनी आर टू डिफरेंट पर्सन्स, है ना। अलबरूनी केम इन इंडिया ड्यूरिंग जो है महमूद गजनवी एंड ही रोट किताबुल हिंद, है ना। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी भारत आया था और जिसने किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद लिखी थी। और बर्नी तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी था, उसने बलवन के साल से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का शासनकाल का इतिहास लिखा है ना। तो इसलिए वह अलग है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के पिता की मृत्यु गयासुद्दीन, ये भी एक कंट्रडिक्टरी है। इस पे कुछ लोगों का कहना है कि उसने एक ठहरने का एक स्थान बनाया था, और जो एक सूफी संत थे उनके प्रकोप के कारण एक कह सकते हैं कि उनके उन्होंने उन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया जिनका नाम था, वह उनसे नाराज रहते थे, और इस कारण से उन्होंने उसको जो है मरने की कह सकते हैं कि श्राप दिया था, जिसका जब वह लौट रहा था तो उन्होंने कहा था हुजूम दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली बहुत दूर है, और रास्ते में ही जहाँ पर ठहरने का स्थान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया हुआ था उसके गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके और भी तमाम कारण बताए गए हैं, लेकिन यह एक विवादित विषय है जिसके बारे में पूर्णतः सही कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है।